Chalo, all center get ready. All centers, please turn on your camera. I am waiting for your responses regarding to the differences between dicot and monocot plants. That has been given as an homework assignment in last lecture as I remembered. Fine. So I am putting Mast Bajana two parts here. One part is for dicot and one part is for monocot. And you are supposed to give me the point of differences between these two with reference to its characteristic feature, which is external characters. Fine. जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो मैंने आपको समझाया था, जो आपको शायद लिखवाया भी होगा कहीं ना कहीं पर, सो दोज डिफरेंसेस यू आर सपोज टू टेल इट टू मी हियर. फाइन. सो सबसे पहला डिफरेंस कौन से सेंटर से मुझे एज एन आंसर मिल सकेगा? कौन सा सेंटर सबसे पहले? फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट. सिर्फ सीड के बारे में नहीं बोलना है, प्लीज माइंड इट वेरी वेल. ओके, पोरबंदर. डाइकॉट में 2 कोटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन. ओके, डाइकॉट प्लांट के बारे में आपको बोलना है. मैंने बोला आपको सीड के बारे में नहीं बोलना है. मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट, नॉट सीड्स, प्लीज. राइट, मैं लिख रहा हूं पहले ही कि दे हैव सीड्स which are having 2 cotyledons. They have seeds with only 1 cotyledon. ओके, अब कोई भी सीड्स के बारे में नहीं बोलेगा, प्लीज माइंड इट. सुरेंद्र नगर, सेकंड डिफरेंस. वन बाय वन जितने भी हाथ ऊपर है मैं सबको पूछ रहा हूँ वन बाय वन. यस, सुरेंद्र नगर. Dicot plants perform photorespiration while monocot do not. Okay, good. Photorespiration. And here there is no photorespiration. ओके, थर्ड डिफरेंस आएगा तरसाली, बरोड़ा. सर, मोनोकॉट में पैरेलल वेरिएशन होते हैं और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेरिएशन. ओके, लीव्स के अंदर, यहाँ पे डाइकॉट के अंदर होगा रेटिकुलर विनेशन एंड मोनोकॉट के अंदर लीव्स का जो विनेशन होगा वो होगा पैरेलल विनेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट डिफरेंस आएगा पालनपुर सेंटर से. डाइकॉट में टेंट्रल्स होते हैं और मोनोकॉट में फाइब्रस. ओके, गुड. यहाँ पे रूट्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो गए टैप रूट सिस्टम, एंड यहाँ पे हो गए रूट्स के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम. अब वलसाड सेंटर का टर्न है. वलसाड सेंटर. वलसाड. I am not getting your voice.
ओके कोई बात नहीं, आपकी वॉइस प्रॉपरली आ नहीं रही है, सो आई कैन नॉट बी एबल टू जज योर आंसर. एनीवे दैट्स फाइन. भुज सेंटर प्लीज. आई एम कमिंग टू यू जामनगर, आई एम कमिंग टू यू भाईली सेंटर. जस्ट गिव मी सम टाइम. One by one, I'm asking everyone. In dipole, food storage is non-endospermic and in monopod it is endospermic. Okay. तो सीड्स के अंदर ही मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं. यहाँ पे सीड जो है डाइकोट के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक है. नॉन एंडोस्पर्मिक. एंड यहाँ पे सीड जो है एंडोस्पर्मिक सीड है. ओके अब जामनगर सेंटर प्लीज. Sir, monocot example is wheat and dicot mustard seed. ओके मैं एग्जाम्पल लास्ट में लिख रहा हूं. अगर बीच में कोई अगर एक भी पॉइंट आ गया तो हाँ. डाइकोट के अंदर कौन सा बोला आपने, प्लीज से इट वंस मोर. Mustard seed. ओके मस्टर्ड. एंड यहाँ पे आपने व्हीट बोला आई थिंक. Yes, sir. ओके डन. चलिए ये लिख लिया मैंने. ओके नेक्स्ट बड़ौदा भाईली. Monocots માં trimerous flowery હોય છે and dicots માં pentamerous flower. ઓલ રાઈટ. ડાઇકોટમાં કયા કીધા બેટા ફ્લાવર્સ? Pentamerous flower. Pentamerous. Good. Good difference, right? And here the flowers are usually trimerous. Okay, Abhi Surendranagar once more. Surendranagar once more. The roots of dicot, they are for supporting their crop roots, and in monocots it is still. Okay. Prop root and stilt root, that is the adventitious root system की बात है. That we can right now we can ignore it because we don't requires that explanation currently. Difference सही है, difference wrong नहीं है, but we do not requires right now. दूसरा कोई है? Okay, भुज सेंटर प्लीज. Dicot are branched and hard, and monocot are unbranched, steel and nice. स्टेम. स्टेम के बारे में बात की ना आपने? ऑल राइट गुड. स्टेम they are branched and woody. Here stem not branched and not woody. Right. Okay, Surendranagar once more. Sir, about the leaf base, one have pulvinous and other have sheath. Yes, good example. One is having a pulvinous, which is characteristic feature of Leguminosae, as we have discussed earlier 2 times. Pulvinate. So pulvination is seen not in all dicots, but with a specific group called Leguminosae. Legume जो plants होते हैं उसी के अंदर वो pulvinate देखने को मिलेगा. राइट. एंड शीथ जो होगी वो हर एक मोनोकोट के अंदर होगी. शीथ. डू रिमेंबर दीज. राइट. ओके अहमदाबाद सेंटर. The seed of monocot plant is bigger than the seed of dicot. ओके सीड ऑफ डाइकोट एंड सीड ऑफ मोनोकोट. तो विच वन इज बिगर? मोनोकोट इज बिगर डाइकोट से. Monocot is bigger than dicot. ओके તો કેરીનો ગોટલો ડાઇકોટ છે. It is so large. Right. So that cannot be true for each and every example. So we cannot give that example in that sense, I mean. Right.
So let we do not focus on the size of seed because it cannot be so equally true for each and every example. So that will not be counted here. Okay. One more important parameter what we are missing here is capacity of photosynthesis, right? Okay, Baroda Bhaili. Sir, doubt है. हाँ, please. Actually, can we connect this with C4 and C3 cycles? Yes, why not? It is actually, there is a straight connection between C3 and C4. Okay, so can we say monocots are C4 cycles and dicots to C3 cycles? Exactly, that's what I was discussing when you have asked the question, you know, કે ભાઈ આપણે એક વસ્તુ ભૂલીએ છીએ. શું વસ્તુ ભૂલીએ છીએ? ફોટોસિન્થેસિસની કેપેસિટી. One is having large capacity because of presence of C4 cycle, that is monocot. Am I correct or not? One is having less capacity, that is C3 cycle, that is in dicot. Am I correct or not? So that's what the point what I was about to come into, right? So that's good point of view, right? Okay. So one is having, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ वो C3 plants, it is called C3 plant and they are called C4 plant. That we know because photosynthesis सभी center में हो गया. We know what is meaning of C4 plant, we know what is meaning of C3 plant and that is with respect to their photosynthesis ability. Right? एक point यहाँ पे हमने already लिख लिया with that regards and that is second point हमने जो photo respiration लिखा वो. राइट. सो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. दैट्स द डिफरेंस. ऑल राइट. सो अबोव ऑल हमें जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस याद रखना है, राइट, वो ये भी है कि साइज ऑफ डाइकॉट इज यूजुअली लार्जर देन द साइज ऑफ मोनोकॉट. एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? Right, C3 plants are or dicot plants are usually larger than C4 plant यानी कि monocot plants. ये भी एक important difference है जो हमें हमेशा याद रखना है when we are discussing either external features or internal features. दोनों में से किसी की भी अगर हम बात करें ना तो ये difference इसको हमें याद रख के ही बात करनी है. what I mean. इसलिए आपको पहले ये morphological characters के बारे में in and advance समझाया है और उसके बाद में इसी को कंसीडर करते हुए हमें इन सब के इंटरनल फीचर्स को समझना है कि अगर रूट टेप रूट सिस्टम है या तो फाइब्रस रूट सिस्टम है तो उसके अंदर सेल या टिश्यू की अरेंजमेंट कैसे होगी. राइट. अगर वो ठीक है, स्टेम वुडी स्टेम है या तो नॉन ब्रांच्ड है, वुडी नहीं है, तो उसको अगर हम काटेंगे, सेक्शन लेंगे, उसके अंदर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हम ट्राई करेंगे देखने की तो वहां पे डिफरेंसेस में क्या देखने को मिलेगा? डाइकॉट एंड मोनोकॉट. दैट डिफरेंसेस वी आर सपोज टू थिंक अबाउट. अगर हम बात करेंगे C4 एंड C3 प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो उसके अंदर राइट जो सेल है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, नाम भूल गया मैं, उस सेल को क्या बोलते हैं? सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, उस सेल को क्या बोलेंगे हम? यस, जामनगर सेंटर. यस, गुड. मीजोफिल सेल्स, क्या बोलेंगे हम उसको? मीजोफिल सेल्स. ओके. कैन एनीबडी टेल मी why it is called mesophil? उसको मीजोफिल नाम क्यों मिला होगा? उस सेल को मीजोफिल ही क्यों बोला जाता? पोरबंदर. सर शायद मेसोडर्मल ओरिजिन हो है सर, शायद. फिर से एक बार कैन यू रिपीट? शायद मेसोडर्मल ओरिजिन ऐसा कुछ होगा. Okay. Can I say that mesoderm, ectoderm, endoderm is characteristic feature of plants or animals? Sorry, animals. So that is not the story here, right? So वो यहाँ पे applicable due to that reason नहीं हो सकता. Okay, मैं समझाता हूँ आपको.
अगर उसका क्रॉस सेक्शन लोगे, अगर लीव्स, से फॉर एग्जांपल लीव्स को अगर आप देखो तो लीव्स कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट, राइट। और उसको अगर आप देखो तो एक सरफेस ऊपर की होती है, एक सरफेस नीचे की होती है, दो सरफेस होती है लीव्स की। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? एम आई करेक्ट और नॉट? राइट। दो सरफेस में ऊपर का एक जो सरफेस यानी स्किन का लेवल होता है, स्किन, SKIN, स्किन हमारी, वैसे नीचे की भी एक स्किन होती है, दो स्किन, राइट। वहां पे हम बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस बोलेंगे। प्लांट में क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, राइट। तो ऊपर का एपिडर्मिस, नीचे का एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में अंदर जो टिश्यू है, अंदर बीच में मतलब वच्चे, बीच में, उसको हम मीजो बोलते हैं। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? मीजो का मतलब क्या होता है? जो बीच में होता है वो मीजो। बट किसके मीजो? मीजो मतलब क्या? मीजो एंड फील, फील का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, आगे याद करो। फील, PHYLL, फील का मतलब क्या होता है? किसको पता है? याद करो फटाफट। मैंने बोला भी था, फील वर्ड जहां पे आएगा आपको उसका मतलब यही निकालना है, PHYLL, फील। यस, जामनगर सेंटर। सर प्लांट के लिए मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। फील का मतलब लीव्स। लीव्स। तो लीव्स का ऊपर एंड नीचे के बीच का मीजोफिल, इसलिए उसको नाम मीजो पड़ा है। रेडी? तो ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर, उसके बीच में जो टिश्यू है उसको हम मीजोफिल टिश्यू इसलिए बोलते हैं कि वो दोनों लेयर के बीच में है। लीव्स के दो, ऊपर अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में है, इसलिए उसको मीजोफिल टिश्यू बोलते हैं। एनीवे, दैट वाज द एक्स्ट्रा पॉइंट व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, सो इसीलिए हमें पहले एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करने के बाद ही हम इंटरनल स्टडी के अंदर आ सकते हैं। तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड ऑफ इट। अहमदाबाद सेंटर, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। सर व्हाट डू यू मीन बाय जो आपने डिफरेंस बिटवीन में जो फिफ्थ पॉइंट लिखा है ना, फ्लावर पे पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस, हाँ, इसका मतलब क्या है? पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस का पॉइंट लिखा है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स। जो वर्ल होता है ना, वर्ल, सही फॉर एग्जाम्पल हम करोला की बात कर रहे हैं, करोला। तो कोरोला के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं? पेटल का नंबर है वो 5 है तो उसको पेंटामेरस बोलेंगे, 4 है तो उसको टेट्रामेरस बोलेंगे, 3 है तो उसको ट्राइमेरस बोलेंगे। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में आपको आया था ये पॉइंट, राइट। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का जो पॉइंट था ना, उसके अंदर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वहां पे आता है यूजुअली मोनोकोट जो है वो ट्राइमेरस होते हैं यूजुअली, और मेजोरिटी ऑफ द मोनोकोट्स आर ट्राइमेरस एंड मेजोरिटी ऑफ डाइकोट्स आर आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। सिर्फ पेंटामेरस होते हैं ऐसा नहीं, टेट्रामेरस भी ज्यादा होते हैं, पेंटामेरस भी ज्यादा होते हैं, यूजुअली ट्राइमेरस नहीं होते हैं डाइकोट्स। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ऑल राइट, सो शेल वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट डिस्कशन। ये शायद हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने इसके पहले जब हम बात कर रहे थे तब, कि एनाटॉमी कि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल के जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, यानी कि उसकी अगर आप बात करो एनिमल्स की तो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, या तो टिश्यू की अरेंजमेंट को आप स्टडी कर रहे हो तो एनाटॉमी बोलते हो। हमने जब प्लांट की बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम तो होते नहीं है, सिर्फ ऑर्गन्स ही होते हैं, राइट। सो प्लांट हैव ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सिस्टम हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। प्लांट के अंदर हमें जो समझनी है मैटर, वो फर्स्ट है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम किससे बनेगी? टिश्यूज से। एंड टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स से। तो हमें ये 3 चीज समझनी है, कितने टाइप के सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर,
कितनी टाइप की टिश्यूज बनाते हैं वो, एंड वो सभी अरेंज होके टिश्यू की सिस्टम्स कैसे बनते हैं टू फॉर्म बेसिक 3 ऑर्गन्स, रूट, लीव्स, stems. So this is how we are supposed to go through when we are going to discuss about all the components of first the tissues, right? तो पहले हमें टिश्यू के बारे में जानना पड़ेगा. ओके, यहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी लास्ट लेक्चर के अंदर. प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको डिफरेंसेस के बारे में बताया था, पूछा था इनफैक्ट, एंड यू वर अनेबल टू डिस्कस द पॉइंट्स, राइट. डांटने का एक फायदा होता है कि आ जाता है फटाफट. जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो कैसे आप में से जवाब आने लगे, फट 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 फट, हैंड रेज होने लगे, मी फर्स्ट करके. तो मुझे लगता है वहाँ पे आके एक एक को थोड़ा थोड़ा मसाला देना पड़ेगा, तब easily मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आएगा. फाइन, एनीवे लेट अस डिस्कस द प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, एंजियोस्पर्म के अंदर 2 टाइप है, एक डाइकोट है, एक मोनोकोट है, जिसका डिफरेंस हमने ऑलरेडी अभी कंपेयर करके समझ लिया है, राइट. तो ये डिफरेंस किस हिसाब से होता है, किस लेवल से होता है? नंबर 1, एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है डाइकोट एंड मोनोकोट में. डाइकोट की एनाटॉमी अलग है, मोनोकोट की एनाटॉमी अलग है. रीजन क्या है? उसके एडेप्टिव फीचर्स. एक बहुत ही बड़ा है साइज में, एक छोटा है साइज में. एक मल्टीपल ईयर उसको जीना है, एक को 3-4 महीने में ही मर जाएगा, राइट. एक के लीव्स छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, एक के लीव्स बहुत ही लंबे लंबे हैं और बहुत ही कम है. तो सबके दोनों ग्रुप के, सबके मतलब दोनों ग्रुप के, मोनोकोट के और डाइकोट के फिजिकल फीचर्स यानी कि वेजिटेटिव फीचर्स, लीव्स के स्ट्रक्चर, स्टेम के स्ट्रक्चर्स, रूट के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है. तो अंदर का स्ट्रक्चर डेफिनेटली सबका एक दूसरे से, दोनों का एक दूसरे से अलग ही होगा. सो दैट्स कॉल्ड एनाटॉमिकल डिफरेंस. दूसरा है एडेप्टेशन. दोनों के एडेप्टेशन अलग है, एक C3 है, एक C4 है, राइट. एक मल्टी एन्युअल है, एक साल का है लाइफ साइकिल. तो डेफिनेटली उसके दोनों के एडेप्टिव फीचर अलग ही है. और रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर है एंड उसका जो फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. चले एक एग्जाम्पल से समझते. सही, फॉर एग्जाम्पल डाइकोट में से मोनोकोट जब बने थे, इवोल्व हुए थे, तो उसका एक रीजन था. किसी को याद है? मैंने आपको समझाया था व्हाई इट वाज अ नीड इन हिस्ट्री कि डाइकोट प्लांट में से मोनोकोट प्लांट का इवोल्यूशन हुआ. उसके पीछे का मेन रीजन या तो मेजर रीजन कौन सा था? कौन बता सकता है आंसर? ओके, वलसाड सेंटर. सर वो डाइकोट में फोटो रेस्पिरेशन के वजह से हम लोग ने इवॉल्व किया था न्यूट्रिशन के लिए. ओके, मैं एक हिंट देता हूं. नहीं, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, राइट. मुझे जो चाहिए वो आंसर नहीं है. मैं आपको एक हिंट देता हूं कि एक साइड में प्लांट का इवोल्यूशन है, एक साइड में एनिमल का इवोल्यूशन है, एनिमल्स का इवोल्यूशन, स्पेसिफिकली वर्टिब्रेट्स का. वर्टिब्रेट में भी मैमल्स का, दोनों का इवोल्यूशन साथ में जा रहा है. तो डेफिनेटली प्लांट्स एंड एनिमल का एक कोरिलेशन क्या है? प्लांट खाना बनाते हैं खुद और एनिमल्स उसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं. तो मैमल्स में यस, पोरबंदर सेंटर. सर वो पहले डायनासोर्स थे तो उसकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही है और
वो कम होते जा रहे थे, इसलिए फिर आपने कहा था कि फिर उन लोगों ने इवोल्यूशन किया C3 का। Okay, okay, okay. It was all about the story which have begun after the Jurassic era. जुरासिक ईरा तक डायनासोर का राज था इस पूरे अर्थ के ऊपर, राइट। बट आफ्टर जो इवोल्यूशन हुआ, आफ्टर इवोल्यूशन में मेमल्स आगे बढ़े। मेमल्स जो इनिशियल मेमल्स थे वो सभी कार्निवोरस ही थे, राइट, वो सब कार्निवोरस ही थे। तो कंपटीशन नेचुरली बढ़ता जाता था क्योंकि जितने एनिमल्स थे मेजॉरिटी ऑफ देम वर कार्निवोरस। तो शिकार करने में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो कुछ मेमल्स की ब्रांच ऐसी बनी जिसने डिसाइड किया कि चलिए हम घास फूस खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने स्टार्ट किया प्लांट्स को खाने की सिस्टम को डिजाइन किया। हर्बीवोरा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोरा। तो एनिमल का एक अलग ग्रुप पड़ा इवोल्यूशन के पाथवे में, और हर्बीवोरस एनिमल्स बने जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा, गधेड़ा, ये सब एनिमल्स आएंगे जो भी आपको पता है। ये सब एनिमल जब बने ना, तो वो एनिमल आपको पता है लार्ज साइज के होते हैं, हमारे जितने छोटे नहीं होते। तो उसको खाना ज्यादा चाहिए। तो जो वो जिस स्पीड से खाते हैं उस स्पीड से C3 प्लांट या तो डाइकोट प्लांट खाना बना नहीं सकते। दैट इज वो द रीजन व्हाई दैट वाज ए को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन बोलते हैं कि जैसे ही यहां से एनिमल में से हर्बीवोरस का इवोल्यूशन हुआ, प्लांट में मोनोकोट बना। मोनोकोट इसीलिए बना कि वो हर्बीवोरा को फूड सप्लाई कर सके कि आप हमें खाओ, राइट। तो वो जल्दी बड़े होते, मोनोकोट जल्दी बड़े होते। मोनोकोट की स्पीड इसीलिए है बढ़ने की। अब जल्दी बड़ा होना है तो उसको न्यूट्रिशन या तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए कोरिलेशन, देखिए, राइट। कोरिलेशन आपको कंपेयर करके देखना है, समझना है। अगर उसको जल्दी बड़ा होना है, अगर उसको ज्यादा न्यूट्रिशन बनाना है, तो उसके पीछे एक ही स्ट्रेटेजी है जो उसको हेल्प करेगी, वो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस उसको अगर करना है तो उसको C3 पाथवे में से C4 पाथवे का एडेप्टेशन लेना पड़ा। दैट वाज द रीजन व्हाई C3 टर्न्ड इनटू C4। C3 में से C4 इसीलिए बना। रेडी? तो ये है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का कोरिलेशन। जिस हिसाब से उसकी जरूरत थी ना, उस हिसाब से उसने स्ट्रक्चर को भी चेंज किया, उसने फंक्शन को भी चेंज किया। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन योर माइंड। हम सब कीजिए फटाफट, चलिए मुझे पता चले आप सुन रहे हो या सो गए हो। कौन कौन सोया हुआ है देखो तो जरा, कौन कौन सोया हुआ है? ओके, काफी सारे सोए हुए हैं, बट मेजोरिटी ऑफ यू आर जागिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके ओके, चलिए। तो दिस आर द things which are supposed to be considered when we are discussing about the body structure of plant and when we are comparing the anatomical structure of dicot and monocot. All right, so let us first discuss about the tissues. सबसे पहले अपना टिश्यू जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो है टिश्यूज। टिश्यूज मतलब सेल एंड टिश्यू बोथ टुगेदर। टिश्यू किससे बनती है? सेल से, राइट। सो हम टिश्यू को सेल्स के बेस पर ही जानेंगे, तो दोनों क्यूम्युलेटिवली आ जाएगा, टिश्यू एंड सेल दोनों, राइट। तो टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू की यहाँ पे डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन मींस टाइप दोनों यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे टिश्यू को डिफाइन किया गया है। टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, ग्रुप ऑफ सेल्स। एम आई वेरी राइट और एनीथिंग एल्स? ओके, तरसाली बरोड़ा, ओके, हम सब किया। तो टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स।
इज इट ओके और एनीथिंग एल्स एम आई सपोज टू एड इन टू दैट, वो मैं पूछ रहा हूं. ओके, पोरबंदर. Open, wait a minute. Okay, sir, group of cells with a intercellular material and सब मतलब साथ में कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सब सेल्स. ओके, गुड. तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन सिमिलर होना, मीन्स एक ही सेल में से वो प्रोड्यूस हुए चाहिए, राइट. दूसरा, फंक्शन मस्ट बी सिमिलर. फंक्शन तभी यूजुअली सिमिलर होता है जब स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होना चाहिए. आई रिपीट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होना चाहिए. विथ व्हाट रिस्पेक्ट? विथ व्हाट रिस्पेक्ट? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. इसका रीजन ये है, टू परफॉर्म पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो टिश्यू की डेफिनेशन ऐसी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड ओरिजिनेटली सिमिलर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ये नीट की डेफिनेशन है. द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर नीट मस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन. सेम वे अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, तो वहां पे टिश्यू आ जाएगा. इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, राइट, ग्रुप ऑफ टिश्यू which are gathered to perform a specific function. वहां पे ये निकल जाएगा, बट ये तो रहेगा ही. सभी टिश्यू एक ही काम करेगी ऑर्गन के अंदर. से फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गन की बात करो, आईज, तो उसके अंदर जितनी भी टिश्यू है वो एक ही काम के लिए काम कर रही है, दैट इज विजन. टू गेट योर विजन परफेक्ट, राइट. एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? Okay, to perform a particular physiological functions, if group of tissue बनता है तो उसको मैं बोल रहा हूं organ. Organ system में क्या बनेगा? Same way. To perform a specific physiological function, अगर organ का कोई ग्रुप बनता है तो उसको मैं बोलूंगा organ system. Simple. तो हम अब वो जो अपनी पुरानी डेफिनेशंस थी उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू को एड ऑन कर रहे हैं. ये कंपल्सरी होना चाहिए. टिश्यू की डेफिनेशन में होना चाहिए, ऑर्गन की डेफिनेशन में होना चाहिए एंड ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन में. ये वर्ड कंपल्सरी होने को मांगता है, होना ही चाहिए. अदरवाइज वो डेफिनेशन आपकी टेक्निकली सही नहीं है. रेडी? ग्रुप ऑफ सेल्स तो पोरीफेरा में भी है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो पोरीफेरा में भी है. एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? बट वहां पे आपने टिश्यू नहीं बोला है. क्यों नहीं बोला है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दे आर नॉट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसलिए वो टिश्यू नहीं है. तो विथ द एग्जाम्पल आई हैव क्लेरिफाइड दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको कभी भी ये मिसकंसेप्शन नहीं करना है व्हेन टू डिसाइड और डिफाइन द टिश्यू, राइट. तो यहाँ पे वही डेफिनेशन समझाई गई है. ओके, अब मैं बात करता हूं उसके टाइप की, राइट, टिश्यूज के टाइप की. तो प्लांट की टिश्यूज को दो टाइप्स में हमको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, राइट. चलिए मैं बात कर रहा हूं अभी प्लांट टिश्यू. देयर आर टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ. एक टिश्यू को मैं बोल रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
और एक टिश्यू को मैं बोल रहा हूं परमानेंट टिश्यू। डू एनी वन ऑफ यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स? अगर आपको पता है तो वलसाड। मेरिस्टेम टिश्यू डिवाइड होता है जबकि परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता है। एक्सीलेंट आंसर, गुड। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ना उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। दे आर able to divide, right? So they have ability to for the division. Okay, they cannot divide. Yes, Surendra Nagar. Meristematic tissues are undifferentiated and permanent tissues are differentiated. नॉन डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड ऐसा बोला ना? Yes. ओके, गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। इट इज अनडिफरेंशिएटेड। and these are differentiated. ओके, डिफरेंशिएटेड का मतलब कौन समझाएगा मुझे? भूल गया हूं मैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। और डिफरेंशिएटेड सेल है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नो पोरबंदर, नो सुरेंद्र नगर, और कोई सेंटर हो तो बताओ। नो जामनगर। जिसकी टर्न आ गई है उसको आज नहीं बोलना है, राइट? भूज भी आज नहीं, भूज ने 3-4 क्वेश्चन बोले तो उस 3-4 सेंटर के अलावा कोई सेंटर को बोलना है। अगर वलसाड भी नहीं, वलसाड ने 2-3 क्वेश्चन आंसर दे दिए, वलसाड भी आज नहीं अभी। चलो, डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या होता है? द सेल्स विच आर मेच्योर्ड। ओके, गुड, जूनागढ़ सेंटर। द सेल्स विच आर मेच्योर्ड। ओके, अब ये मेच्योरिटी को मैं अगर समझाना चाहूं कि मेच्योरिटी किसको, विथ व्हाट रेफरेंस, मेच्योरिटी इज बिलोंग्स टू व्हाट रेफरेंस, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेच्योरिटी? मोडासा, से इट अगेन, फिर से बोलिए प्लीज। Okay, complete growth. Okay. Any other answer? You are right, Modasa. Your answer is not wrong, but what I want is not there. Okay. अभी मैंने जिसको ना बोला है वो सेंटर भी दे सकते हैं आंसर. Now answer is open. Okay, Surendra Nagar. With respect to development. Okay, with reference to development. Okay, any other answer? मैं सेल की बात कर रहा हूं. सही, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, वो सेल को मैं अनडिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएटेड है वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? विथ व्हाट रेफरेंस? ओके, जामनगर. वो पेन ऐसे किया तो मुझे लगा शायद आंसर देना है. चलिए, पोरबंदर. डिफरेंशिएटेड है वो डिवाइड करने का काम करेंगे तो न्यू सेल्स बनाते रहेंगे. जो अनडिफरेंशिएटेड और जो डिफरेंशिएटेड है वो स्पेशल फंक्शन के लिए से मतलब अलग ही बनते हैं. उनका वो काम ही नहीं डिवाइड, वो सिर्फ कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं. ओके, आई होप सबका ध्यान क्वेश्चन के आंसर के ऊपर था, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आंसर मुझे मिला. यस, जामनगर सेंटर वांट्स टू से समथिंग. Sir, permanent tissue helps in support of plant and meristem.
यस, व्हाई नॉट। चलिए, मैं रिपीट कर रहा हूं जो आंसर मिला है पोरबंदर सेंटर से कि ये जो सेल है परमानेंट, दे हैव सम स्पेसिफिक जॉब टू डू। जॉब वो उसका एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन के लिए वो मॉडिफाई हुए हैं, राइट? इसलिए उसको मैच्योर्ड, जूनागढ़ सेंटर इसलिए उसको मैच्योर्ड बोला है। डिफरेंशिएट हुए हैं, मैच्योर्ड हुए हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो मॉडिफाई हुए हैं। तो डिफरेंशिएटेड का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रक्चरली। देखिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको आपको जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मॉडिफाइड। तो दो वर्ड मैंने इंक्लूड किया है, आपने सिर्फ फंक्शन बोला है। फंक्शन को करने के लिए उसको स्ट्रक्चर में भी स्पेसिफिक होना पड़ता है। एम आई वेरी करेक्ट? आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? ओके, यही पॉइंट ऑफ व्यू को आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर समझाया है, आपको याद नहीं है? चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें पहला ही जो पॉइंट था ना, टाइप्स ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, याद है? ओवरव्यू ऑफ सेल, वो जब खत्म हुआ ना तब टाइप्स ऑफ सेल था। वहां पे आपको समझाया गया था कुछ सेल लॉन्ग होते हैं, कुछ सेल ओवल या राउंड होते हैं, कुछ सेल एक्स टाइप के होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। सबका कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया गया। से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर नर्वस टिश्यू, देखियो लार्जेस्ट सेल याद आ गया, एग सेल, ऑस्ट्रिच, ये चैप्टर नंबर 8 में से मैं समझा रहा हूं आपको। स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, राइट? लॉन्गेस्ट सेल है वो आपका कौन सा है, किसको याद है लॉन्गेस्ट सेल? पोरबंदर? ओके, उसी के एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, उसको लॉन्ग होने की जरूरत क्यों? व्हाई इट हैज टू गेट इलोंगेटेड? उसको लॉन्ग होने की जरूरत क्यों पोरबंदर? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे पहुंचाना है ना। यस, तो जितना लंबा होगा ना उतना ज्यादा डिस्टेंस तक वो पहुंचा पाएगा। देखिए, उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाई हुआ। मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। तो मॉडिफिकेशन जितना भी होगा ना, राइट, वो स्ट्रक्चरली होगा बट बेस्ड ऑन फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, वो आपको ऑलवेज याद रखना है। इसीलिए आपको बायोलॉजी के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड, बायोलॉजी के अंदर जब कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाता है तो पहले स्ट्रक्चर होता है, उसमें फंक्शन होता है। पहले स्ट्रक्चर होता है, बाद में फंक्शन होता है। पहले स्ट्रक्चर होता है, बाद में फंक्शन। फ्रॉग ले लीजिए, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझाइए स्ट्रक्चरली, बाद में उसमें फंक्शन कैसे होता है। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? यस और नो? राइट? तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों हमेशा आपको समझाया जाएगा। सही, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की। पहले हमने बात की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की। क्यों पता है? क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। तो पहले स्ट्रक्चर समझाया है, बाद में फंक्शन समझाऊंगा। जब 13 चैप्टर में समझाने वाला हूं आपको, तो 13 चैप्टर उसमें पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे प्लांट के। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता ही नहीं है तो आप फंक्शन कैसे समझोगे? इसलिए आपको पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा, बाद में उसको फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। दैट्स व्हाट आई मीन। क्यों आपको चैप्टर नंबर 7 पहले पढ़ाया गया है, जिसमें एनिमल का स्ट्रक्चर आपको समझाया गया है पहले, एंड बाद में एनिमल फिजियोलॉजी। अभी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आपको जा रहे होंगे, आई थिंक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, राइट? वो सब इसलिए लास्ट में रखे हैं कि पहले आप स्ट्रक्चर समझो, बाद में आप फंक्शन। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस।
रेडी? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरिस्टेम जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड है, जिसका कोई स्ट्रक्चर फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है उस सेल का। ये परमानेंट इसलिए उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मॉडिफाइड है। दे कैन नॉट डिवाइड बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जितना होगा उतना उसकी डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, राइट? तो डिवीजन कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? मॉडिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं है तो दे कैन डिवाइड, यहाँ पे मॉडिफिकेशन है तो दे कैन नॉट डिवाइड। आई होप आई एम वेरी क्लियर। Okay, so do remember undifferentiated cell have the capacity of division and differentiated have no division or controlled division what I say। हमारी बॉडी के सेल कैसे है? अनडिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएटेड है? डिफरेंशिएटेड है। स्किन सेल है, मसल सेल है, तो ये डिफरेंशिएटेड सेल, राइट? तो ऐसे ही जेम फावे हम वो डिवाइड नहीं होते हैं ना। जरूरत पड़ती है चामड़ी निकल जाती है तो डिवाइड होते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तब उसमें डिवीजन कैपेसिटी आ ही जाती है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड डिवीजन। क्या बोलेंगे हम उसको? कंट्रोल्ड डिवीजन, राइट? तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंडेंट। आई एम वेरी क्लियर, आई होप। हम सब कीजिए, मुझे पता चले मैं आगे जाऊं एक स्टेप। ऑल राइट, मेरिस्टेम के बारे में पहले मैं बात कर रहा हूं अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा दो ग्रुप के अंदर, राइट? टू ग्रुप्स। एक को मैं बोलूंगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को मैं बोलूंगा सेकेंडरी। एक है प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू, एक है सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। ओके, इसके लिए मुझे एक रेफरेंस समझाना पड़ेगा आपको। दूसरा एक रेफरेंस है, राइट? तो मैं आगे एक स्टेप जा रहा हूं, एक स्लाइड बदल के। ओके, ग्रोथ, राइट? ग्रोथ दो फेज में होते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ दो है। एक को मैं बोलूंगा प्राइमरी ग्रोथ, और एक को मैं बोलूंगा सेकेंडरी ग्रोथ। एक को मैं बोलूंगा प्राइमरी ग्रोथ, एक को मैं बोलूंगा सेकेंडरी ग्रोथ। ये नाम आपने पहले सुने हैं या पहली बार आपके सामने आए हैं? राइट? ये मुझे नहीं पता है, सो आई वुड लाइक डेफिनेटली टू नो फर्स्ट। ओके, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको इन दोनों टाइप के ग्रोथ के बारे में पता है? दे नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? हैंड रेज करिएगा प्लीज। अगर आपको पता है तो ही हैंड रेज करिएगा, वरना नहीं। ऑल राइट, तो लेट मी डिफाइन इट फॉर द फर्स्ट टाइम टू यू। ओके, अहमदाबाद सेंटर में पता है? यस प्लीज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ओके फाइन, सही है टेक्निकली, बट हमें याद रखने के लिए जो मैं आपको हिंट या टिप दे रहा हूं अभी, राइट? के से फॉर एग्जांपल कोई भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, आई रिपीट, कोई भी, सही फॉर एग्जांपल इजी, हमें इजीली पता चले मल्टीसेल्यूलर ऑर्गन को मैं अगर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं या एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं। एनिमल है, सही फॉर एग्जांपल, तो जन्म से, जब उसका जन्म होता है वहां से उसकी लाइफ साइकिल शुरू होती है। कब तक चलती है? जब तक वो डेड नहीं होता है तब तक। एम आई करेक्ट और नॉट?
राइट। जब मैं बात करूंगा प्लांट्स की, तो प्लांट की लाइफ साइकिल कहां से शुरू होती है? जब वो जर्मिनेट होता है तब से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनेशन अंटिल दे कंप्लीटली बिकम डेड, मतलब ड्राई हो जाएगा। डेड हो जाएगा मतलब ड्राई हो जाएगा, तो तब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो लाइफ साइकिल के शुरुआत से लेके लाइफ साइकिल के खत्म होने तक उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो पहला पोर्शन ग्रोथ का जो है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलूंगा, राइट। तो उसके लिए मैं जो डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, केयरफुली आपको समझना एंड याद रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ लाइफ साइकिल, अगर प्लांट है तो जर्मिनेशन, एनिमल है तो बर्थ, राइट। वहां से शुरू होता है कौन? प्राइमरी ग्रोथ। वहां से शुरू होता है प्राइमरी। कब तक? मैच्योरिटी, राइट। अगर एनिमल की बात करूं तो एडल्ट होना चाहिए, एडल्ट। जब एनिमल एडल्ट हो जाएगा तब तक जो ग्रोथ होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ, राइट। अगर प्लांट है तो, अगर प्लांट है तो जब उसमें फ्लावर आना चालू हो जाएंगे, फ्लावर आना चालू हो जाएंगे तब तक, राइट। तो मैंने यहां पे लिखा है अगर एनिमल है तो एडल्ट, अगर प्लांट है तो फर्स्ट फ्लावरिंग जब उसमें आएगी तब तक का जो ग्रोथ होता है उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी ग्रोथ। तो अभी आप जो स्टूडेंट है मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी सेंटर है, सभी आप इस ग्रोथ के फेज में से पास हो रहे हो। आपका जो ग्रोथ है वो प्राइमरी ग्रोथ है। ह्यूमंस के अंदर उसको 21 ईयर तक वैलिड गिना जाता है। तो आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम डे फर्स्ट, आपका जब जन्म होता है हॉस्पिटल के अंदर, तब से लेके 21 ईयर तक आप एडल्ट नहीं हो। 21st खत्म होने के बाद आप कंसीडर होंगे एज एन एडल्ट। तो वो जो आपकी ग्रोथ होगी वो होगी प्राइमरी ग्रोथ। क्या होगी? प्राइमरी ग्रोथ। अंडरस्टूड नाउ? रेडी? कोई डाउट है किसी को? आई होप देर इज नो डाउट। ओके। अगर ग्रोथ उसके बाद होती है, बाद भी होती है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो इट इज स्टार्टिंग आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ और मैच्योरिटी की बाद होती है, और इट एंड्स एट द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल और डेथ। तो लाइफ साइकिल से शुरुआत करके लाइफ साइकिल के एंड तक दो फेज आ गए। बीच का जो पड़ा है दैट इज मैच्योरिटी, एडल्ट, टू बिकम एडल्ट। तो उसको मैंने बीच में क्या रखा? टू बिकम एडल्ट। तो एडल्ट से पहले का प्राइमरी ग्रोथ, एडल्ट के बाद का जो ग्रोथ है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो डू रिमेंबर आज से कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है
वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो आपने शायद सुना होगा चैप्टर नंबर 1 में, या तो चैप्टर नंबर 3 में शायद, या तो कहीं पे भी। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होता है। किसी ने सुना है ऐसा? किसने किसने सुना है? रेज कीजिए। ओके ओके गुड। तो उसको हम लाइफ लॉन्ग ग्रोथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी ग्रोथ भी होता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, राइट? तो वो लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ होता है। एनिमल्स का ग्रोथ सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ ही है, सेकेंडरी ग्रोथ एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है, राइट? तो आपका ग्रोथ 20 ईयर्स तक ही होगा, उसके बाद नहीं होता है। हाँ, ज्यादा खाते हो और झाड़िए पाड़िए हो जाते हो, वो ग्रोथ नहीं है, वो फैट डिपोजिशन है, वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ हर एक टिश्यू का होता है, इसमें सिर्फ फैट डिपोजिशन होता है, स्टोरेज होता है, ग्रोथ नहीं होता है, राइट? तो डोंट कंसिडर इट एज अ ग्रोथ। उसको ग्रोथ के हिसाब से आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, वो फैट डिपोजिशन है और उसका रीजन कुछ और है, राइट? तो वो ग्रोथ नहीं है। तो एनिमल्स में सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होता है, प्लांट्स के अंदर जरूरत पड़े तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, डाइकोट के अंदर जरूरत है तो होता है, मोनोकोट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको, उसकी लाइफ साइकिल इतनी लंबी है ही नहीं कि उसको सेकेंडरी ग्रोथ करने की जरूरत पड़े। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? ऑल राइट, गुड, फाइन। सो मैंने आपको समझाया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम की। ओके, मैंने दोनों की डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखने की ट्राई की है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने जो यहां पे लिखा है वो लिखा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, राइट? एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने जो डिफिनेशन लिखी है यहाँ पे वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ में जो टिश्यू, जो मेरिस्टेम टिश्यू एक्टिव है उसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। एंड जो टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी उस मेरिस्टेम टिश्यू को मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। I hope I am very clear now about the definition of primary meristem tissue and secondary meristem tissue. Thumbs up. Okay. प्राइमरी मेरिस्टेम के दो टाइप है, फर्दर उसके दो फर्दर टाइप है। फर्स्ट टाइप जो उसका है, प्राइमरी मेरिस्टेम का फर्स्ट जो टाइप है उसको मैं बोलता हूं एपिकल मेरिस्टेम। सबने नाम सुना है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मुझे पता है कहीं ना कहीं पर आपने नाम सुना है, शायद स्टैंडर्ड 9 में आया है ये पॉइंट। अगर पढ़ा है तो 9th में अगर पढ़ रहे होंगे तब की बात है ना? ओके, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दो टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट? और सेकेंडरी मेरिस्टेम एक ही टाइप का होता है, उसका एक ही एग्जाम्पल है और उसको मैं बोल रहा हूं ये थर्ड टाइप है,
फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसको मैं बोल रहा हूं लेटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem. Ready? So there are three types of meristems what you can observe here. Apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. जहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे जो मैंने लेटरल मेरिस्टेम लिखा है वो होता नहीं है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, राइट, प्राइमरी ग्रोथ जब खत्म हो जाती है, प्राइमरी ग्रोथ जब खत्म हो जाती है तब तक ये होता नहीं है, उसके बाद में बनता है। होता नहीं है, बनता है, डेवलप होता है एट द लास्ट। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, एक स्टोरी में समझाता हूं आपको, जो मैंने इसके पहले एक बार शायद की थी, ऐसा मुझे याद है, पर फिर भी आपको ये समझा देता हूं। ये एक स्टोरी है अपनी ब्यूटीफुल। सही फॉर ये सीड है, ये सीड है, आप समझ लेते हो। ये सीड का एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ये टॉप का रीजन है जिसको मैं प्ल्यूमूल बोलूंगा, ये बॉटम का रीजन है जिसको मैं रेडिकल बोलूंगा। आपको पता ही है प्ल्यूमूल का क्या होता है, रेडिकल का क्या होता है। मतलब प्ल्यूमूल में से शूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल में से शूट सिस्टम रूट सिस्टम बनेगा। तो ये जो है ये है एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिकल बड। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपिकल बड। उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, जो टिश्यू है ना, वो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू है। सही फॉर एग्जाम्पल सीड जनरेट हुआ, यही सीड जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद देखिए मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर समझाया था। सही फॉर एग्जाम्पल यहां पे आएगा ऊपर की तरफ वो स्ट्रक्चर, सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट मैंने यहां पे कर दिया। तो ये हुआ एपिकल बड, और उसके अंदर जो टिश्यू है वो है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में मैं अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा हूं। बाहर के ऊपर का स्ट्रक्चर क्या है उसको क्या बोलेंगे हम? एपिकल बड बोलेंगे। हम तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना भाई, हमें तो अंदर के स्ट्रक्चर टिश्यू के बारे में जानना है कि एपिकल बड के अंदर जो सेल्स है वो सेल या तो वो टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे उस। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एपिकल बर्ड और एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंस है, दोनों लेटर्स में, दोनों वर्ड्स में और दोनों के मीनिंग में। गुड, चलिए गुड। अब ये बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अगर इलोंगेट हो जाए, तो यहां पे ये जो एपिकल मेरिस्टेम था उसने ही यहां पे थोड़े से सेल्स को रख दिया था। याद आ गया आपको शायद, जिसको मैंने बोला था, इसको मैंने नाम दिया था लेटरल बड। इसको मैंने नाम दिया था लेटरल बड, जहां से या तो कोई लीव बनेगा, या तो फ्लावर बनेगा, या तो ब्रांच बनेगी, जिसका दूसरा नाम है नोड, NODE, नोड। नोड इज प्लेस का नाम है, ये जो जगह है ये नोड है। इसके अंदर जो बड है उसको लेटरल बड। लेटरल बड के अगर अंदर उसका सेल्स का अगर हम बात करें तो उसमें मेरिस्टेम, तो ये इसी सेल्स को यहां पे रखा है हमने। तो ये जो मेरिस्टेम है इसको मैं बोल रहा हूं इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। अब यहां पे ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। देखिए आपके दिमाग में आएगा ये कि एपिकल बड में एपिकल मेरिस्टेम है तो लेटरल बड में लेटरल मेरिस्टेम होना चाहिए। ऐसा है नहीं।
इसलिए मैं हर एक चीज को क्लेरिफाई कर रहा हूं यहां पर, राइट। तो लेटरल बड के अंदर क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, डू रिमेंबर दिस। कोई भी कंजंक्शन नहीं करना है, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपके लेटरल बड के अंदर होगी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, या तो नोड के अंदर होगी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ वो लेंथ में होगा, वो लंबा होगा प्लांट, धीरे 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 धीरे, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड एक्टिविटी ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम। प्लांट का आफ्टर जर्मिनेशन जो ग्रोथ होता है वो लेंथ में बढ़ता है, ग्रोथ इन लेंथ, राइट। उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक साइज अचीव हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुंडे के अंदर तुलसी का छोड़ वाओगे तो उसकी एक साइज फिक्स होती है, उससे ज्यादा बड़ा वो कहीं थोड़ा ना झाड़वा हो जाएगा आंबे जैसा। एम आई करेक्ट और नॉट? यस और नो? आप आसोपालव से फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके आंगन के अंदर आसोपालव को अगर ग्रो किया तो उसकी एक स्पेसिफिक साइज है, उस साइज के बाहर वो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाता है। अगर आपने नीम का ट्री, नीम तो पता है ना, NEEM, नीम, लीमड़ो, अगर उसका प्लांट अगर प्लांटेशन किया सही फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी एक साइज होती है, उसकी साइज अगर उसने अचीव कर ली लेंथ, उसके बाद वो आकाश को थोड़ी ना आम देता है कि चलो वहां पर चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो आपको ऐसे नहीं लेना है कि लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब वो ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। ऐसे लेंथ में इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है वो। वहां पे तो वो, वहां पे भी लिमिटेशन तो है ही, लेंथ की तो लिमिटेशन है ना। तो लेंथ में वो इनडेफिनेट नहीं है या तो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है, लिमिट है ही। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी ऐसे, विड्थ में उसका एक्सपांशन होता है, उसके बाद फैलता है वो। तो लेंथ एंड विड्थ, लेंथ प्राइमरी ग्रोथ एंड विड्थ सेकेंडरी ग्रोथ। रेडी नाउ? yes or no? okay, so this is the way you are supposed to correlate this activity. अब अगर विड्थ में बढ़ना है तो यूजुअली क्या होता है, सबसे ज्यादा लोड किसके ऊपर आने वाला है? जितना वो बढ़ेगा उतना वजन बढ़ेगा उसका। अगर वजन बढ़ना है तो वजन का लोड किसको लेना है? स्टेम को। किसको लेना है? स्टेम को। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बना है या जो सेकेंडरी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो स्टेम के अंदर होता है। कहां पे होता है? स्टेम के अंदर होता है। आई रिपीट, कहां पे होता है? स्टेम के अंदर होता है। होता नहीं है, डेवलप होना है उसको, राइट। पहले नहीं होता है, वो डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद वो एक्टिव होके जो स्टेम होता है ना, स्टेम को बड़ा 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 करता जाए। तो स्टेम जितना विड्थ में बढ़ेगा उतना ज्यादा वुडी बन जाएगा, WOODY, वुडी बन जाएगा। पहले वो स्टेम सॉफ्ट स्टेम था, ग्रीन स्टेम था, बाद में वो वुडी स्टेम हो गया। तो जब प्राइमरी ग्रोथ होता है तब वो स्टेम सॉफ्ट स्टेम होता है, और सेकेंडरी स्टार्ट जब हो जाता है तो वो सॉफ्ट में से वुडी स्टेम में कन्वर्ट। तो सेकेंडरी ग्रोथ ये होता है प्लांट के अंदर। हाँ, मोनोकोट में उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज उसको सालों साल रहना ही नहीं है, उसका लाइफ साइकिल ही 3-4 महीने का होता है, तो उसलिए उसको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तो उसमें सिर्फ ये दो ही मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसमें लेटरल मेरिस्टेम बनता ही नहीं, राइट। ओके, तो इसका लोकेशन एपिकल बड, इसका लोकेशन लेटरल बड,
और इसका लोकेशन किसी को पता है? कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं। कैम्बियम नाम है, कैम्बियम। जो स्ट्रक्चर जैसे इसमें बर्ड होता है, इसके अंदर ये होती है। कैम्बियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम होता है, कैम्बियम। मैं आगे पढ़ाऊंगा ये कैम्बियम क्या है। अभी आपके लिए सिर्फ ये वर्ड आप जान लो, वही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसमें ये ओवरव्यू में आपको समझा रहा हूं, ओवरव्यू, डिटेल में अभी हम नहीं गए, हम ओवरव्यू ही समझ रहे हैं। तो मेरिस्टेम के अंदर इतनी टिश्यूज के बारे में हमें समझ। अब मैं आता हूं परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू में अगेन देयर आर टू डिवीजन, राइट? दो उसके डिवीजन है। एक है सिंपल परमानेंट, एक है सिंपल परमानेंट, और एक है कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में दूसरा नाम ये भी यूज कर सकते हैं, कंपाउंड परमानेंट। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स दोनों उसका मतलब सेम ही होगा, राइट? सिंपल परमानेंट के 3 एग्जांपल्स है। फर्स्ट, पेरेनकाइमा। सेकेंड, कोलेनकाइमा। एंड थर्ड, क्लेरेनकाइमा। दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक का नाम है जाइलम, दूसरी का नाम है फ्लोएम। शायद ये सब नाम आपने सुने होंगे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब नाम आप सबने सुने होंगे, राइट? हाँ, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मुझे आपको समझाना ही है और समझाना ही पड़ेगा। बट ये मैंने सिर्फ एज आई सेड अर्लियर कि मैंने आपको आउटलाइन दी है कि इतना टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है, प्लांट टिश्यू के बारे में हमें इतनी डिफरेंट टिश्यू या टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में समझना है, राइट? तो कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत तो अभी शुरू होगी ना, अब हम आगे जाएंगे, राइट? ओके, सो वन बाय वन वी आर मूविंग अहेड। रेडी? एक के बाद एक देखते हैं, पूरा आपको वन बाय वन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक स्लाइड के अंदर समझाया गया है। सो डोंट वरी अबाउट कि एक अगर मैं इसको ले जाऊंगा कहीं और तो वो चला जाएगा, ये आने वाला है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट हमने जो बात की थी वो थी अबाउट मेरिस्टेम, राइट? सो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बेसिक डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस आपको पता है। परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेम टिश्यू कैसे अलग है? एक तो उसकी डिवीजन कैपेसिटी है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। तो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। प्लांट में ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन में ही होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो प्लांट में ग्रोथ कहां पे होगा? उसकी टिप में जो एपिकल बड है, या तो ग्रोथ वहां पर होगा, या तो लेटरल टिश्यू है, लेटरल बड है, वहां पे ग्रोथ होगा। बाकी कोई जगह पे ग्रोथ नहीं होता है, या तो एपिकल बड में होगा या तो लेटरल बड में होता है। तो बड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, राइट? और बड के अंदर जो टिश्यू होती है वो ये है, मेरिस्टेम। तो द ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड मेरिस्टेम टिश्यू। ये जो डिवाइड होकर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो टिश्यू का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? तो 3, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल,
3 टाइप के मेरिस्टेम आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट समझाए। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया सब कुछ। तो एपिकल मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ आइदर रूट और शूट, या तो रूट की टिप के अंदर है या तो शूट की टिप के अंदर है। तो जहां पे टिप है यानी कि एपिकल बड है, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम है, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ प्राइमरी टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ प्राइमरी टिश्यू, इसलिए तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला था हमने। क्या बोला था? प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो टिश्यूज वो बनाते हैं वो टिश्यूज को हम बोलेंगे प्राइमरी टिश्यू। क्या बोलेंगे हम उसको? प्राइमरी टिश्यूज। ओके। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसको बोलेंगे? मेरिस्टेम टिश्यू विच इज लोकेटेड इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू सही फॉर एग्जाम्पल स्टेम, तो स्टेम के बीच बीच में होती है, तो बीच में क्या होता है? स्टेम में नोड, नोड में क्या होता है? लेटरल बड, लेटरल बड में क्या होता है? मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम को मैं क्या बोलूंगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, वेरी गुड। ओके, लास्ट में आएगा लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज फाउंड इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम। देखिए यहां पे स्पेसिफिकली एक वर्ड लिखा है इन। इन यहां पे क्या लिखा था? बिटवीन। यहां पे लिखा है इनसाइड। इनसाइड होता है वो, आउटसाइड। देखिए एपिकल बड भी आउटसाइड में लोकेटेड है, लेटरल बड भी आउटसाइड लोकेटेड है, लेकिन ये मेरिस्टेम की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो बाहर से नहीं दिखता, वो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि वो बनता है, होता नहीं है, लेटर ऑन बनता है। आई सेड अर्लियर, ये लेटरल मेरिस्टेम की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो जन्म से नहीं होता है, वो मैच्योर होने के बाद अंदर बनता है, इनसाइड होता है। आई होप आपको ये याद रह जाएगा। तो लेटरल मेरिस्टेम इज इनसाइड द मैच्योर रीजन ऑफ आइदर स्टेम और रूट। लीफ में कभी नहीं होता। अंडरस्टूड? लीफ में कभी नहीं होता। स्टेम जो गर्थ में बढ़ेगा, रूट्स अंदर जो गर्थ में बढ़ेंगे, इसलिए होता है उन दोनों। लीफ कभी ऐसा मोटा नहीं हो जाएगा, तो लीफ में उसकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लीफ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, डू रिमेंबर दीज। हाँ, उसके नंबर बढ़ते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तो नंबर ऑफ लीव्स विल बी इंक्रीज, साइज ऑफ लीव्स विल नॉट बी इंक्रीज। तो ये आपको याद रखना है, लीव्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, राइट। तो ये किस में होंगे? लेटरल मेरिस्टेम। मैक्सिमम होगा स्टेम के अंदर, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो रूट भी सेकेंडरी ग्रोथ में इसको लेटरल मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करता है। एनी डाउट? कोई डाउट? ओके। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू में सबसे पहले आ गया एपिकल मेरिस्टेम। The root apical meristem is located at the root apex, while shoot apical meristem is found in the growing tip of shoot. अब ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा। आगे, राइट? इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हाँ जी सर, हाँ यस सर। कोई कुछ बोला? अच्छा, बाई मिस्टेक हो गया होगा, वो स्पीकर ऑन, यू नो, हम बात कर रहे होते काफ़ी सारे टाइम तो मिस्टेक हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है ये शूट की डायग्राम है। शूट है ये, राइट? शूट का टिप है, ये शूट का टिप है। ये मिडल एक्सिस आप गिन लो, सही फॉर एग्जांपल। तो ये जो है, ये जो मैं डार्क ब्लैक कर रहा हूं इसको, ये रीजन, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि शूट का एपिकल बड है वो।
ये शूट का एपिकल बड है। एपिकल बड जो होता है वो मेरिस्टेम होता है, उसके अंदर मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल सॉफ्ट सेल होते हैं। आपने रूट टिप के बारे में अर्लियर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। तो रूट की टिप होती है, उसके ऊपर रूट कैप होता है, याद है? रूट कैप किसको याद है? थम्स अप कीजिए, किसको याद है रूट कैप? ओके, तो सेम वे यहां पे जो शूट का टिप होता है ना, शूट के टिप में भी उसके ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये है उसका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक और ये दो ऐसे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ये ढक देते हैं ऊपर ऐसे, राइट? तो ये से ये दोनों है, ये जिसको हम बोलते हैं ये और ये, इसको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डियम। देखिए आपकी डायग्राम होगी बुक के अंदर, क्या बोलेंगे हम? लीफ प्राइमोर्डियम। क्या बोलेंगे हम? लीफ प्राइमोर्डियम। तो ये आगे बढ़ेगा, ये यहां से वो ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा है ऐसे, राइट? तो ये लीफ प्राइमोर्डियम ऐसे थोड़ा खुल जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता है तो नए लीफ प्राइमोर्डियम बनेंगे उसके अंदर, और ये जो लीफ है ये ऐसे हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये हो गए लीव्स। लेटर ऑन साइड में दो लीव्स बन गए। तो जब ये होगा तो यहां से छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल यहां पे रह जाएगा, राइट? दो ग्रुप ऑफ सेल मैंने यहां पे रखे, दोनों साइड एक एक। ये तो यहां पे ये हो गया लेटरल बड, जिसको यहां पे बुक के अंदर दिखाया गया है एज ए एक्सिलरी बड। देखिए मिल गया आपको बुक के अंदर एक्सिलरी मतलब लेटरल बड। तो ये लेटरल बड किसने बनाया? एपिकल बड में से ही कुछ सेल यहां पे रह गए और उसी ने बनाया लेटरल बड या तो एक्सिलरी बड। तो एपिकल बड एंड ये दोनों लेटरल बड, ये दो बड ऐसे हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स, राइट? एपिकल बड में होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो एक्सिलरी बड होते हैं उसमें होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो दोनों के एग्जाम्पल को यहां दिखाया गया, एक है एपिकल मेरिस्टेम और ये दूसरा जो है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एक्सिलरी बड के अंदर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल के बड के अंदर होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड, some cells form the shoot apical meristem are left behind। मैंने समझाया ना, ये जैसे आगे बढ़ता है यहां से कुछ सेल्स, there are some cells which will be left over, यहां पे रह जाएंगे, और उसमें से जो एक्सिलरी बड बनेगा उसके अंदर ये होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। So some cells from root apical meristem are left behind during stem elongation, forming the axillary bud. These buds are typically present in the axil of leaves and are capable of developing into branch or into flower. Leaves भी बन सकता है, branch भी बन सकती है, flowers भी बन सकती है, जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से वो उसको ग्रोथ करवाएगा। तो ये दो टाइप के मेरिस्टेम जो हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, राइट? ओके, तो सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम आर बोथ
प्राइमरी मेरिस्टेम्स, दोनों को कंबाइनली बोलेंगे हम प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ, बिकॉज वो प्लांट लाइफ के इनिशियल फेज में आते हैं, कंट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो यही करवाते हैं इसलिए. So intercalary meristem they found at the base of the leaves during the grass blade. Primary growth occurring through the apical and intercalary meristem, and characteristic feature they are active in early plant life and involved into the formation of primary tissue. So that's what the primary meristem tissue, first one apical meristem tissue, second one is intercalary meristem tissue. Okay. Now comes the secondary meristematic tissue or lateral meristematic tissue, but time gets over. 4 बज गए लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है. मुझे पता था आपके दिमाग में क्या आया है ना. एनीवे, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम lateral meristem into next lecture. Right, so enjoy your not that party, but the reading. Right? So I'll see you in the next lecture, and we will definitely continue with the lateral meristem. See you then.